ओके जी। सो आफ्टर इंट्रोडक्शन अबाउट कंप्रेसर्स एंड कंडेंसर्स, हम थर्ड पार्ट की तरफ आ गए जो कि एवेपोरेटर। एवेपोरेटर क्या करता है कि आपकी जो भी सराउंडिंग है जहाँ से बेसिकली आपने हीट एक्सट्रैक्ट करनी है और वहाँ कूलिंग प्रोवाइड करनी है, सो ये वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको आगे ले जाएगा और कंप्रेसर में फिर आगे जाके इटसेल्फ वो कंप्रेस होता है और फिर उसके बाद कंडेंसर वाली साइड पर प्रोसेस हमारे पास यूँ चलता जाता है। दो तरह के हमारे पास जो हैं एवेपोरेटर्स होते हैं, या तो वो फ्लडेड टाइप एवेपोरेटर होंगे या फिर वो ड्राई और डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप एवेपोरेटर्स होंगे। अगर जो है हम ये है बेस्ड ऑन देयर ऑपरेटिंग कंडीशन, अगर हम उसकी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उनमें हमारे पास पेयर ट्यूब कॉइल एवेपोरेटर्स होंगे, फिन ट्यूब एवेपोरेटर होंगे, प्लेट एवेपोरेटर हैं, शेल एंड ट्यूब एवेपोरेटर है जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है। उसके बाद शेल एंड कॉइल एवेपोरेटर है और ट्यूब एंड ट्यूब एवेपोरेटर है। अगर फ्लडेड टाइप एवेपोरेटर की बात करें तो फ्लडेड टाइप एवेपोरेटर में क्या होता है कि इसमें हमेशा किसी भी इंस्टेंट पे आपके पास एक्सेस अमाउंट में रेफ्रिजरेंट मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि जब भी हम कॉइल डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास एक लिमिटेशन होती है कि आपके पास कॉइल का सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है अगर आपके पास आइडियल कंडीशंस भी हों तो आइडियल कंडीशन पे यानी कि बेस्ड ऑन हम बेसिकली टन के हिसाब से यानी कि टनेज के हिसाब से कॉइल डिज़ाइन हम लोग करते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम कितना या स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितनी वो कैपेसिटी हमें दे सकते हैं, डिज़ाइन कंडीशंस पे क्या कैपेसिटी होगी। सो इसमें क्या होता है कि जितना भी वो वॉल्यूम जो आपके पास हो सकता है एवेपोरेट हो सकता है इन द कॉइल्स, उससे ज़्यादा रेफ्रिजरेंट जो है आपके पास एक्यूमुलेटर में मौजूद होता है। सो जिसकी वजह से आपके पास किसी भी इंस्टेंट पे आपके पास यू विल हैव अ कांस्टेंट रेफ्रिजरेंट लेवल, ठीक है। सो वो लेवल डाउन नहीं होगा, किसी भी इंस्टेंट पे वहाँ रेफ्रिजरेंट मौजूद होगा। अच्छा, ये जो है इसमें ये एक टेक्निक है। दूसरे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरी मेथडोलॉजी है जो कि ड्राई एक्सपेंशन एवेपोरेटर्स है। डीएक्स एवेपोरेटर्स में क्या होता है कि it does not allow excess of refrigerant to be present within the evaporator coils, यानी कि वो बेसिकली उसमें कह लें कि सिर्फ इतना ही रेफ्रिजरेंट हम अलाउ करते हैं कि वो जो है एवेपोरेट हो सके। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपका बेसिकली जब रेफ्रिजरेंट निस्बतन कम है और वो एरिया ऑफ हीट ट्रांसफ़र थोड़ा सा ज़्यादा है, सो वो सुपर हीटेड रीजन में चला जाएगा, ठीक है। सो सुपर हीट में जा रहा है, सो लाजमत है जितनी हीट वो यहाँ से टेकअप करेगा उतना ही कंडेंसर साइड पर गिव अप करेगा। सो बेसिकली ये भी एक हाइपोथेटिकल एक मेथड है कि आप जो है एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं किसी भी सिस्टम की। सो और इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि आपके कंप्रेसर साइड पे जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपके पास नहीं जाएगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है डैट इज़ बेयर ट्यूब कॉइल एवेपोरेटर, सिंपल एक्सपेंशन वाल्व, और उसके साथ आपको ये देख रहे हो कि आपके पास ये सिंपल एक ट्यूब्स है जो कि पास ऑन कर रही हैं। उसके बाद फिन ट्यूब एवेपोरेटर है विच इज़ सिमिलर टू द एयर कूल्ड कंडेंसर फॉर द रेफ्रिजरेंट्स दैट वी सॉ अर्लियर, ठीक है। आपने सिंपल फिन एरिया आपने साथ ऐड कर दिया ताकि हीट ट्रांसफर बढ़ जाए। उसके बाद प्लेट एवेपोरेटर है कि सिंपल वही चीज़ है, आप बजाय इसके कि फिन की जगह में उसके साथ एक प्लेट अटैच कर दें। उसके बाद शेल एंड कॉइल एवेपोरेटर है जो कि ऑनेस्टली इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आप बात कर लें ये नहीं यूज़ होता, बट स्टिल दैट इज़ अ टाइप जो कि किसी न किसी पॉइंट पे हो सकता है किसी टाइम पे यूज़ होती रही हो इन द पास्ट। सो इसमें जो है सिंपल आपके पास एक शेल है, वाटर इन आउट हो रहा है, हीट ट्रांसफर सिंपल हो रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हमारे पास चिलर या बड़े सिस्टम होते हैं उसमें रेफ्रिजरेंट नहीं फ्लो कर रहा होता है इन बिटवीन द कॉरिडोर्स, या फिर आपने लेट से अगर होटल है तो उसमें रूम्स में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगे हैं तो उनमें कभी भी रेफ्रिजरेंट पास नहीं होता, बल्कि रेफ्रिजरेंट क्या करता है कि हमारे पास जो फीड वाटर होता है बेसिकली उसको कूल डाउन करता है और वो वाटर आगे फ्लो कर रहा होता है। सो यानी कि एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वाटर वहाँ यूज़ हो रहा होता है। सो शेल एंड कॉइल हो गया, या फिर आगे जो हम ये देख रहे हैं शेल एंड ट्यूब एवेपोरेटर, ये बेसिकली कमर्शियल सिस्टम्स में यूज़ हो रहे होते हैं, एयर कूल्ड में भी और वाटर कूल्ड में भी, दोनों सिस्टम में यूज़ हो रहा होता है। सिंपल इसमें ये है कि आपके पास जो है जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर से आपके पास रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है और बाकी जो है आपके पास लिक्विड इन आउट है, चिल्ड वाटर आउट है, ठीक है। सो यहाँ जो है इस तरह कह लें सर्किट चल रहा होता है। और नॉर्मली अगर मैं टेम्परेचर्स की बात करूँ जो स्टैंडर्ड बेसिकली हम पाकिस्तान में सेट करते हैं वो ये कि हमारा जो चिल्ड वाटर है वो तकरीबन 12 डिग्री पे इन हो रहा होता है और 7 डिग्री पे जो है वो तकरीबन आउट हो रहा होता है। ये बेसिक जो है इसमें होता है। और इसमें मजीद मॉडिफिकेशन इसमें की गई है कि दरमियान में ये जो आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं इसके साथ बेसिकली बैफल्स लगाई गई हैं, बल्कि इनफैक्ट आपको ये बैफल्स नज़र भी आ रही हैं। सो ये बैफल्स जो हैं और हर एक मैन्युफैक्चरर ने बेसिकली ये डिफरेंट किए हैं। और
आयरॉनिकली जो है जो भी मैन्युफैक्चरर हैं बेसिकली जो आपके पास शेल एंड ट्यूब एवेपोरेटर हैं वो भी बहुत लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनसे OEM करा रहे होते हैं, और बहुत रेयर जो है होता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो एक कंपनी है वो अपने एवेपोरेटर खुद बना रही हो, अनटिल और अनलेस कोई एक उनकी हाई कोई सीरीज़ है उसके लिए कुछ मैन्युफैक्चरर्स खुद बनाते हैं, R&D करते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में वो कोपलैंड एक ब्रांड है, बेसिकली कोपलैंड के ही शेल एंड ट्यूब एवेपोरेटर यूज़ हो रहे होते हैं यहाँ भी। उसके बाद हमारे पास ट्यूब एंड ट्यूब एवेपोरेटर है, बिल्कुल सिंपल, आपके पास एक ट्यूब है और एक सेकेंडरी ट्यूब है जिसके अंदर से आपके पास रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, सो इसे यहाँ वाटर कूल डाउन हो रहा है। ओके, अगर जो हम बात कर लेते हैं कि हमने अगर डिज़ाइन कंसिडरेशंस को देखना है कि आपने अगर एवेपोरेटर डिज़ाइन करना है तो कौन कौन सी कंसिडरेशंस हैं जो कि आप मद्देनज़र रखोगे। सबसे पहले जो एक मेन है लाजमी बात है वो आपके पास सराउंडिंग कंडीशन की है, ठीक है। लेट से आपने देखना है क्योंकि एसिडिक कंडीशन तो नहीं है, लेट से जो सी शोर हमारी जो साइट्स हैं लाइक कराची है, गवादर है एटसेट्रा, वहाँ क्या होता है कि आपके पास ह्यूमिडिटी ऑल द टाइम होता है, ठीक है, और सी वाटर के बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। तो उस वजह से, या फिर आपने लेट से अगर आपने कोई शोर के ऊपर आपने लेट से जिस तरह को रिगिंग वगैरह करें और आपने वहाँ एक कोई साइट ऑफिस वगैरह इस तरह किसी भी जो है आपने कोई सेटअप किया, सो उसके केस में जो एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट यूज़ हो रहा होगा उस पर स्पेशल हम कोटिंग करते हैं, ठीक है, उसको मरीन पेंट बोलते हैं, और उसमें जो कॉइल्स होती हैं वो कॉपर वगैरह की जगह हम प्रेफर करते हैं कि वहाँ एल्यूमिनियम कॉइल्स हों और गोल्ड उसके साथ जो है ना कोटेड वो फिन्स होती हैं उसकी, ताकि वो क्रोजन ना आ सके। उसके बाद जो है अगर कुछ केसेस में अगर आपने बिल्कुल आपने यानी कि कह लें कि सस्ते में काम निपटाना है, सो उसके लिए जो है कुछ केसेस में स्टील कॉइल भी यूज़ होती है। और अच्छा ऐसे भी होता है कि अगर एवेपोरेटर के डिफरेंट कॉइल्स हैं ना और डिफरेंट सर्किट्स हैं, बाय सर्किट्स आई मीन के क्या होता है कि बेसिकली एक कंप्लीट जो हमने बेसिकली एक लूप देखा वो कंप्लीट जो है नहीं कर पाता, वो यानी कि कह लें कि इतनी हीट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो हम पैरेलल में 2, 3 या 4 कह लो कि हम पैरेलल में कॉइल के सेटअप लगा देते हैं, यानी कि बेसिकली उसका कह लेंगे बेसिकली वो सर्किट बन जाते हैं, नंबर ऑफ सर्किट्स वो 4 हो जाते हैं। सो उन केसेस में भी जो आज भी प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है, जो उनका हेडर होता है, बेसिकली क्या होता है कि सबसे फिर उसके बाद एक्सपेंशन वेल से पहले हेडर में आएगा रेफ्रिजरेंट और हेडर से फिर आके तमाम सर्किट्स में फ्लोट कर रहा था। सो हेडर जो है वो आज भी स्टेनलेस स्टील का ही बनाया जाता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मैन्युफैक्चरर्स कॉपर की तरफ आ रहे हैं, वरना वो हेडर क्योंकि उसका साइज ज़्यादा होता था तो वो स्टील ही यूज़ होता था वहाँ। सो अगर आपके कुछ केसेस में अगर आप कॉइल भी स्टील की मैन्युफैक्चर करना चाहें तो आपको ये ज़रूर जहन में रखना पड़ेगा कि आपके पास जो हीट ट्रांसफ़र है वो इतना फास्ट नहीं होगा जितना आपके पास कॉपर का एल्यूमिनियम का। सो लाजमी आता है उस केस में आपको लार्जर कॉइल साइज आपको चाहिए होगा फॉर द सेम कैपेसिटी। अच्छा, उसके बाद जो है एवेपोरेटर की एप्लीकेशन है कि अगर आपके पास जो है वो टेम्परेचर जो है अगर वो 32 फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के लिए अपनी एप्लीकेशन है, या जिस रेफ्रिजरेशन की एप्लीकेशन है, ठीक है। सो उसमें जो है स्पेसिंग ऑफ फिन्स ऑन द एवेपोरेटर मस्ट अकोमोडेट डीफ्रॉस्टिंग, और ये बिल्कुल जो है कि बहुत बड़ा एक कह लें कि फिनोमेना है जो कि अकर होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं किसी भी सिस्टम की, यानी कि लेट से कुछ कस्टमाइज्ड यूनिट भी हम बना रहे होते हैं, सो अगर वो हमने कंडीशंस अटेन करानी है और हर मैन्युफैक्चरर के कुछ अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सो वो करता क्या है कि सॉफ्टवेयर बैकएंड पे कॉइल साइज जो है वो कम कर देता है, नंबर ऑफ सर्किट्स बढ़ा देता है, और उसको जो है वो कूलिंग वो रिक्वायर्ड कैपेसिटी जो है या रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो हमें आउटलेट पे चाहिए होता है वो हम अटेन कर लेते हैं थ्योरेटिकली। बट उसका नुकसान क्या होता है कि जब हम इंस्टॉल करते हैं उस साइट पे तो उसमें फ्रॉस्टिंग का एक जो है फिनोमेना अकर हो रहा होता है, क्योंकि वो एरिया बहुत कम होता है, बहुत कंजेस्टेड एक लिमिटेड एरिया, और उसमें जब आपने नंबर ऑफ सर्किट्स इंक्रीज कर दिए हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ मजीद सब कूलिंग हो जाती है जिसकी वजह से फ्रॉस्टिंग हो जाती है। सो उसको हम केटर करने के लिए जितने भी हमारे यहाँ कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान में वो, और इनफैक्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी है कि हम कॉइल साइज जो है उसको निस्बतन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और नंबर ऑफ सर्किट्स हम कोशिश करते हैं कि वो कम से कम रहें ताकि डिफ्रॉस्टिंग ना हो। अच्छा, उसके बाद एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपके पास है टर्नेज ऑफ द सिस्टम। लाजमी होता है आपके पास जो है अगर आपने करेक्ट कॉइल डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपका जो कह लें कि जो हमारा कॉइल साइज है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अब तो इनफैक्ट हिट एंड ट्रायल्स और प्रैक्टिस से अब हमें पता, यानी कि हम सारों को ही पता है कि अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है तो ये पाइप साइज होगा, ठीक है, वो यानी कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल सॉर्ट ऑफ आप कह लो कि ये है। सो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसमें सॉर्ट ऑफ कोई रॉकेट साइंस हो, ठीक है। बेसिकली इसमें ये भी डिपेंड करता है ना कि आपने अगर कितनी टनेज कैपेसिटी है तो आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो कितना होगा। सो वो वहाँ से वो आइडिया हो जाता है आपको कि प्रेशर इतना है, सो लाजिम होता है फ्लो के लिए हमें इतना कॉइल साइज चाहिए होगा, ठीक है। सो ये भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ओके,
उसके बाद जो है हमारे पास जो है एक्सपेंशन डिवाइसेस के ऊपर हम आ जाते हैं। एक्सपेंशन डिवाइसेस जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज हो रही हैं, ठीक है, उसमें कैपिलरी ट्यूब है, हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व है जो कि बेसिकली आउटडेटेड है। उसके बाद ऑटोमेटिक और कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व है जो कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है। उसके बाद फ्लोट वाल्व है, या फिर उसके अलावा जो है हमारे पास कहने के जो यूज़ होते हैं, जो आजकल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, जो कि आपकी जो कोर्स बुक है उसमें नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, तो उसको भी हम यहाँ कवर करेंगे। ओके जी, कैपिलरी ट्यूब इज नथिंग बट अ लॉन्ग फिक्स्ड लेंथ ट्यूब विद अ वेरी स्मॉल डायमीटर दैट इज इंस्टॉल्ड बिटवीन कंडेंसर एंड द evaporator. The capillary tube actually meters the refrigerant from the condenser to the evaporator. Because of its long length and small diameter, there is associated fluid friction and pressure drop as the refrigerant flows through it. ठीक है, बेसिकली कैपिलरी ट्यूब करता क्या है कि आपके पास जैसे ही आपके पास कंडेंसर से हाई प्रेशर लिक्विड जब आपके पास फ्लो करता है, सो ये क्या करता है कि बिल्कुल स्मॉल ओरिफिस है, ठीक है, और इसका लाजमत इसमें से पैसेज जब उसने पास ऑन करना है तो वो क्या करेगा कि जो आपके पास हाई वेलोसिटी से या हाई प्रेशर जो लिक्विड है जब वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेगा तो अपनी एनर्जी गिव अप करेगा, सो इवेंचुअली इट विल ड्रॉप इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर एज वेल। सो आपके पास जब एक्सपेंशन वाल्व से या फिर कैपिलरी ट्यूब से बेसिकली जब रेफ्रिजरेंट पास ऑन होता है एवापोरेटर की तरफ, सो दैट इज अ लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट लिक्विड। ओके, बल्कि इनफैक्ट जो है जो आप लोगों का HVAC ट्रेनर जो आप लोगों की लैब में भी मौजूद है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ कैपिलरी ट्यूब भी यूज हो रही थी। बिल्कुल सिंपल सी इसकी कंस्ट्रक्शन है, देयर इज नथिंग मच टू बी डिस्कस्ड। उसके बाद जो है फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट द प्रेशर ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बोर डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है, यानी कि बेसिकली जितनी आपकी लेंथ होगी और यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर आपकी लेंथ ज़्यादा तो प्रेशर ड्रॉप आपका ज़्यादा होगा। अगर आपके पास जो है बोर लेंथ आपने जो है बोर डायमीटर कह लें कि आपको जो है उसको भी वेरी करना पड़ेगा, वो कम होगा, सो प्रेशर ड्रॉप आपके पास ज़्यादा होगा। सो ये दोनों चीज़ें इस तरह से लिंकअप करती हैं आपस में। ये कुछ आपके सामने कॉपर स्ट्रेनर वगैरह जो है बेसिकली कैपिलरी ट्यूब टाइप्स ही हैं जो कि यूज़ होती हैं आपके पास इंडस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास है हैंड एक्सपेंशन डिवाइसेस। हैंड एक्सपेंशन डिवाइसेस बेसिकली सिंपल आपके पास जिस तरह वेल्व वगैरह होते हैं कि सिंपल इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो और लिक्विड आपने पास ऑन करना है, यानी कि आपने एक ऑरिफिस से दूसरे ऑरिफिस में पास ऑन करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंशियल अक्रॉस द वेल्व ऑरिफिस एंड ऑन डिग्री ऑफ वेल्व ओपनिंग। सो बेसिकली आपने जितना प्रेशर आपका दूसरी साइड पे है और जितना आपने ऑरिफिस ओपन किया बेसिकली उस पर डिपेंड करेगा कि कितना लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे पास ऑन करेगा। इसका एक तरह से एक एडवांटेज भी है कि बेसिकली वो कांस्टेंट है, जब तक आप इसे वेरी नहीं करोगे तो वेरी नहीं हो सकता, बट इसका लाजमी आता है ऑफ कोर्स इसका डिसएडवांटेज भी है कि आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा, या हो सकता है कैलिब्रेशन में बहुत इशू आई, या ये भी हो सकता है कि आपके पास जो स्टेप मॉड्यूलेशन की हमने बात की थी कंप्रेसर्स में कि ज़रूरी नहीं है कि वो इन्वर्टर हो, अगर हम स्टेप मॉड्यूलेशन के ऊपर काम करें सो हम तकरीबन 4 डिफरेंट कैपेसिटीज़ के ऊपर हम एक सिस्टम को लेके जा सकते हैं, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस। Thermostatic expansion valve before electronic expansion valve and after capillary tube most widely used, in fact जो आज भी हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, भले वो आपके पास डोमेस्टिक हैं या कमर्शियल हैं, उनमें थर्मल एक्सपेंशन वाल्व थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व यूज होते हैं। इनफैक्ट अभी भी मैं देख रहा था, आई थिंक ये पिछली जो ये अभी समर सीजन गुजरा उसमें कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने इसको मार्केट कर रहे थे कि जी वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व इंस्टेड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वाल्व। अच्छा, बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा कि बेसिकली इसका पर्पस तो वही है कि कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इंजेक्टेड इनटू अ सिस्टम एवापोरेटर में बेसिकली जितने भी आपके पास जो है एवापोरेटर जो रेफ्रिजरेंट आपके पास जा रहा होगा बेस्ड ऑन द आउटलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉल्ड द सुपर हीट। अच्छा, होगा क्या, लेट मी जस्ट जूम दैट फॉर यू। ओके, अगर आप यहाँ से देखो तो सबसे पहले जो है लाजिम आता है आपके पास इसमें एक टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, जो कि और जिसकी वजह से इवेंचुअली बल्ब प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। एक इसमें जो है ये आपके पास स्प्रिंग है, सो बेसिकली जो स्प्रिंग का प्रेशर है वो एक तरह से कांस्टेंट है, जब आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसने बेसिकली एक कांस्टेंट रेट से ही उसने अपवर्ड फोर्स लगानी है। और थर्ड जो आपके पास है वो है एवापोरेटर प्रेशर, ठीक है, एवापोरेटर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा और वो भी इसको अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा। सो जितना भी अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट पास ऑन करना है वो बेसिकली आप समझ लें कि ये जो लेवल या ये जो बार है बेसिकली इस पर डिपेंड कर रहा है। ये बार जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका वेल्व ज़्यादा ओपन होगा, ठीक है, और जैसे जैसे आप कह लें कि ये प्रेशर नीचे आता जाएगा सो उतना ही ये शट होता जाएगा। ये बेसिक जो है इसका सिंपल सा
कह लें कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके जी, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन वाल्व जो है बेसिकली उसी की अपग्रेडेशन है कि बजाय इसके कि जो है आप उसको यूज़ करें, 3 सेंसर्स को यूज़ करें। इसमें बेसिकली है कि ये कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व है, ठीक है, दैट मेंटेन्स द कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द एवापोरेटर नो मैटर व्हाट द लोड इनसाइड द एवापोरेटर इज। इसका सबसे बड़ा जो फ्लॉ है या कह लें डिसएडवांटेज है वो यही है कि it does not allow the control of flow of the refrigerant, ठीक है, through even when the lesser or more refrigerant is required in the evaporator, since the primary function of the constant pressure valve is to maintain constant pressure inside the evaporator. So basically उसको नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली अगर आपकी कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, तो वो नहीं करेगा, बेसिकली सेम अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट आगे फ्लो करा रहा होगा। सो ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व पे। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व मोस्ट वाइडली यूज्ड इन हमारे पास जो करंट हमारे पास एप्लीकेशन उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। बेसिकली इसमें इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपके पास जो है डैट मॉड्यूलेट्स द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, कौन सी एंड इंक्रीजेज जो आपकी एफिशिएंसी वो बेसिकली इंक्रीज कर रहा होता है। अगर हम इसकी वर्किंग में बात करें तो इसकी वर्किंग जो है बेसिकली कुछ इस तरह से वर्किंग हो रही होती है कि आपके पास यहाँ आपके पास एक सोलिनॉइड वाल्व है, ठीक है, और उसके साथ एक शाफ्ट कनेक्टेड है, और बैक एंड पे आपके पास जो है आप इसे कह लें कि आपके पास एक सॉर्ट ऑफ एक नीडल जो है आप इसे कह लें कि एक ओपनिंग है। सो होता क्या है कि आपके पास जो एवापोरेटर कॉइल से आप कह लें कि हम बेसिकली बाद में बेसिकली जो एवापोरेटर साइड पे हम बेसिकली टेम्परेचर एंड प्रेशर सेंसर मौजूद होते हैं, जो कि हमारा जो सेंट्रल कंट्रोलर होता है उसको इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा होता है कि आप सराउंडिंग में यहाँ क्या टेम्परेचर आ रहा है। सो जैसे ही टेम्परेचर कहने के बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, लेट से आपने रूम को सेट किया है कि टेम्परेचर 26 डिग्री पे हो, और लेट से वो अब रेंज से ऊपर चला जाता है, तो क्या होगा कि फॉरन एक्सपेंशन वाल्व विल किक इन, ठीक है, वो इसको लिफ्ट करेगा और ज़्यादा रेफ्रिजरेंट यहाँ से पास ऑन कराता जाएगा, ताकि जो है आपके पास कह लें कि जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड टेम्परेचर है वो आपके पास मेंटेन होकर वो फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट तेज करेगा। अगर जैसे जैसे आपका टेम्परेचर 26 पे अटेन होता गया, वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व डाउनवर्ड मूव करता जाएगा और फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट कम करता जाएगा उसमें से। तो इस वजह से कह लें कि इसका जो है इसकी एफिशिएंसी मैनी टाइम्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर मैकेनिकल एक्सपेंशन वाल्व्स। इनफैक्ट जो मॉड्यूलेटिंग कैपेसिटी है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व की, ठीक है, जो कि आजकल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ 1/100 पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि आप इसको यूँ समझें कि 1 सेकेंड के अंदर एक्सपेंशन वाल्व 100 टाइम ऑन ऑफ होता है। सो ये इसकी कैपेसिटी है। सो यू कैन इमेजिन कि द लेवल ऑफ द रेफ्रिजरेंट कंट्रोल एंड द लेवल ऑफ मेंटेनिंग द टेम्परेचर जो कि हम यहाँ से अचीव करते हैं। इसीलिए अगर आप डोमेस्टिक में देखो ना, जहाँ हम थर्मल एक्सपेंशन वाल्व यूज़ करते हैं, लेट से जिस तरह आपके डोमेस्टिक हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, तो उनमें क्या होता है कि आपका जो हमने ऑफसेट रखा हुआ टेम्परेचर वो नॉर्मली 1 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। वो क्या करता है कि 26 डिग्री आपने सेट किया है, ठीक है, आप जब तक आपका, और जो पुराने सिस्टम थे उनमें वो 2 डिग्री भी था, ठीक है। सो जब तक आपका टेम्परेचर 27 डिग्री पे नहीं होगा, आपका दोबारा कंप्रेसर वो स्टार्टअप नहीं होगा, एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट पास करना शुरू नहीं करेगा। मगर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है उसमें यहाँ हम रिड्यूस कर देते हैं इसे 0.1 तक, यानी कि अगर आपने रूम टेम्परेचर 26 पे मेंटेन किया हुआ है, जैसे ही 26.1 होगा इट विल किक इन, और जो है आपको उसको वो रेफ्रिजरेंट दोबारा कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा, सारा कुछ जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली इस तरह से ये काम करता है। ओके जी, अगर हम इन कंपैरिजन करें इसको मैकेनिकल एक्सपेंशन डिवाइसेस के साथ, ठीक है, सो मैकेनिकल एक्सपेंशन डिवाइसेस इनफैक्ट रिस्ट्रिक्ट द यूनिट टू ऑपरेट इन द सेम प्रेशर कंडीशंस अराउंड रेटेड समर वैल्यूज at all the time as these devices cannot adapt to different conditions without risk of damaging the compressor। ये एक बहुत बड़ी कह लें कि एक इशू भी है हमारे साथ कि हमारे पास जो समर और विंटर में कंडीशन या जैसे वेदर चेंज हो रहा है, सो कंडीशन चेंज हो रही होती है। सो वहाँ क्या होता है कि हमारे पास जो मैकेनिकल हमारे एक्सपेंशन डिवाइसेज हैं उनको एडजस्ट करना विद द चेंजिंग वेदर और आउटडोर कंडीशन बहुत डिफिकल्ट होता है, और अगर जो है वो हम पुरानी कंडीशन ही मेंटेन रखें, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो कंप्रेसर है उसको डैमेज हो सकता है। सो और इसमें जो इशू ये है कि द मैकेनिकल एक्सपेंशन डिवाइसेज रिक्वायर अ हायर प्रेशर डिफरेंशियल टू अलाउ प्रॉपर ऑपरेशन, therefore condensing pressure is often maintained at artificially high levels even at low outside temperatures।
सो बेसिकली जो प्रेशर डिफरेंशियल है, जब तक लाजिमत आपने फ्लो आप वेरी उस तरह नहीं कर सकते या मॉड्यूलेट नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो आपके जो कंडेंसर है उस साइड पे भी आपके पास थोड़ा सा प्रेशर आ रहा होगा, या उसको आर्टिफिशियली हम वहाँ प्रेशर हमने वहाँ मेंटेन किया होगा, जिसकी वजह से आपकी कंडेंसर साइड जो है उसको भी इफेक्ट हो सकता है। ओके, और उसके अलावा जो है electronic expansion valve do not have this problem as they are motor driven and microprocessor controlled and can consequently adapt to refrigerant flow according to any condition, including low pressure differential operation. Self-explanatory है। They also have the range of movement that is 10 to 15 times greater and the modulation capacity that is 4 to 5 times higher than any mechanical device. So ये दे चुका। अच्छा जी, उसके बाद एक important topic है which is refrigeration piping. नॉर्मली हम जो इंडस्ट्री में वो बेसिकली हम यूज़ तो यानी कि कॉपर पाइप ही यूज़ हो रहे होते हैं, बट उसमें भी हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है, यानी कि आपने कौन सा पाइप की जो है यूज़ करना है। सो यानी कि इसमें भी मेरे ख्याल में डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। एक जो है आपके पास के टाइप होता है, ठीक है, उसके बाद एक एल टाइप होता है, एक मेरे ख्याल में एम टाइप भी है, कॉपर। ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप हैं और हर एक का जो कह लें कि जो प्रेशर रेटिंग है वो डिफरेंट है, और इंटर्न उसकी वजह से उसका जो आप कह लो कि जो प्रेशर है सॉरी जो कॉस्ट है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। सो जब भी आपने पाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि आपने कौन सी कैटेगरी का पाइप सेलेक्ट करना है, सो उसमें जो मेन फैक्टर्स होंगे, सबसे पहला तो ये होगा कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पाइप वॉल टू फ्लो फ्लूइड, ठीक है, तो वो कितनी रेजिस्टेंस उसको जो है ऑफर कर रहा है। उसके बाद जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, कि आपके पास जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको चले मैं इंटरेस्टिंग एक बताता जाता हूँ। अगर आप कॉपर देखोगे सो उसका जो आउटडोर है वो बड़ी स्मूथ फिनिश होती है, बट अगर आप जो है लेट्स से अगर लो क्वालिटी रिलेटिवली जो कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर आप उनके जो क्वालिटी कॉपर की देखोगे इनसाइड, तो उनके इनसाइड भी बेसिकली रिंग्स बने होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वो समवटी कह लें फिनिशिंग में किसी वजह से वो रिंग से बने होते हैं, फॉर वट एवर रीजन वो बेसिकली आपके पास जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो ज़रा ज़्यादा आपको कह लें कि वहाँ ऑफर कर रहे होते हैं। कुछ आपको जो है जो जिस तरह बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो बिल्कुल वो सरफेस होती है वो बेसिकली बिल्कुल स्मूथ होती है इनसाइड भी, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट पाइपिंग सिस्टम आर एज फॉलोज, ठीक है। सबसे पहले जो है वो इंश्योर करेगा कि प्रॉपर फीड ऑफ रेफ्रिजरेंट टू द इवेपोरेटर्स, ठीक है। रेफ्रिजरेंट लाइंस बी सो डिजाइन दैट द प्रेशर ड्रॉप इज नॉट एक्सेसिव, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप लाजमी होता है जब आपके पास रेफ्रिजरेंट में फ्लो कर रहा होगा वो क्रॉस द पाइप, और जैसे जैसे आपके पास जो रेफ्रिजरेंट है, भले आइडियली आपके पास बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेफ्रिजरेंट पाइप में, बट स्टिल इट विल स्ट्राइक विद द वॉल्स एंड द प्रेशर विल ड्रॉप टू सम एक्सटेंट। सो हमने इसको भी मेक श्योर करने के पाइप साइज इतना एडुकेट हो कि प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा ना हो। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल मे नॉट बी ट्रैप्ड इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इसको भी हमने इंश्योर करना है। इट शुड प्रोटेक्ट कंप्रेसर फ्रॉम लॉस ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। सो यानी कि पाइप साइज कुछ इतना भी एडुकेट होना चाहिए कि जो कॉन्टिन्यूस जो आपके पास फ्लो रेट है ऑफ द रेफ्रिजरेंट टू द कंप्रेसर वो आपके पास कॉन्स्टेंट रहे। ओके जी, इट शुड प्रिवेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द कंप्रेसर ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड आइडल टाइम। अच्छा, आइडल टाइम बेसिकली क्या होता है कि जब हमने स्टेप मॉड्यूलेशन की बात की थी, ठीक है, कि हमने ये भी बात की कि आपके पास कभी भी जो है यानी कि एक रिसर्च ये कहती है जिसकी बेसिस पे बेसिकली IPLV रेटिंग उसको कहा जाता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड पार्ट लोड रेटिंग। बेसिकली वो ये कहती है कि कभी भी कोई भी आपके पास एयर कंडीशनिंग की इक्विपमेंट है, आपने जिस कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया वो कभी भी 100% ऑफ द टाइम अपनी डिजायर्ड कैपेसिटी पे नहीं चलेगा, बल्कि दैट टाइम वुड बी 25% ऑफ क्रॉस ईयर। अगर आप एक 1 ईयर की अगर आप बात करें तो शायद 25% ऑफ द टाइम वो 100% पे चलेगी। 61.8% उसका एग्जैक्ट फिगर था, जो कि आप वो कहता है कि 75% उसका जो रेटिंग रेटेड लोड है उसके ऊपर वेपरेट कर रहा होगा। 23.850 पे है और 12.7 आई थिंक बचता है, जो कि आपके पास बनता है 25%। सो अब बेसिकली आपके पास कह लें कि टेम्परेचर एक मेंटेन हो गया, ठीक है, रूम टेम्परेचर 26 या 24 था, आपने वो अचीव कर लिया, तो उस टाइम क्या करेगा कि आपका जो कंप्रेसर है वो स्टैंड बाय में चला जाएगा, ठीक है। अब जो है अब जब वो स्टैंड बाय में है, ठीक है, वो उस टाइम वो ऑपरेट उस तरह नहीं कर रहा, बट जैसे ही उसे
सिग्नल मिलेगा सेंसर से, तो लाजमत वो अपने ऑपरेशन साथ ही स्टार्ट करेगा। सो उस टाइम पे हम ये मेक श्योर करता है रेफ्रिजरेंट पाइपिंग कि आपके पास जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर में एंटर ना हो रहा हो, और इट शुड मेंटेन ड्राई एंड क्लीन सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली श्योरिटी है जिसको हम इनफैक्ट हम फिल्टर ड्रायर वगैरह से मेंश्योर कर रहे होते हैं। ओके, कुछ एसेसरीज के बारे में हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के साथ जो यूज होती हैं, जिनमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके पास ऑयल सेपरेटर है। ऑयल सेपरेटर क्या करता है कि आपके पास जो है रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर से आ रहा है, ठीक है, उसमें से क्या करेगा कि जो ऑयल है उसको सेपरेट कर लेगा और आपके पास जो रेफ्रिजरेंट है वो आगे कंडेंसर की तरफ भेज देगा। इसमें मुख्तलिफ जो है बैफल प्लेट्स वगैरह लगी होती हैं, सो आपका जो ऑयल है वो नीचे आपके पास आ जाता है और दोबारा आप उसे क्रैंक में भेज देते हैं। उसके बाद साइड ग्लास है। साइड ग्लास हम लोगों ने लैब में भी देखा था, और साइड ग्लास बेसिकली आपके पास किसी भी सिस्टम में यूज होता है। ये बेसिकली यूज होता है टू इंडिकेट मॉइस्चर इफ एनी, या फिर लिक्विड लेवल इंडिकेटर, या लिक्विड की इंडिकेशन के लिए क्या इस सिस्टम में या फिर जो पाइप गुजर है क्या वहाँ कोई लिक्विड रेफ्रिजरेंट है नहीं है, ठीक है। इनके आप इसे कंप्रेसर से पहले, कंप्रेसर के बाद जो है आप इसे लगा सकते हो, आप इसे चेक कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपके पास मॉइस्चर कैसे आ रहा है। सो मॉइस्चर देखो दो इसके मेन जो है कह लें कि हमारे पास रीजंस है। एक ये है कि अगर आपने जो है गैस फिल कराई है तो हो सकता है कि उस टाइम जब आपने गैस चार्ज की है सिस्टम में तो उस टाइम आपके पास मॉइस्चर आ जाए, या जो आपके पास रेफ्रिजरेशन ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है बेसिकली, सो हो सकता है कि उसकी भी उसकी वजह से या वो रिएक्शन करके ओवर द टाइम जो है बेसिकली वो पास ऑन हो कि वो वीक हो जाता है सोल्यूशन, ठीक है, वो बॉन्ड वीक हो जाता है। तो वहाँ बेसिकली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड या फिर क्रोजन या फिर स्लज वगैरह की वजह से वो मॉइस्चर वह जनरेट हो रहा। सो उन केसेस के लिए हम फिल्टर ड्रायर यूज करते हैं, ठीक है। ड्रायर इज यूज टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द सिस्टम। इट इज प्लेस्ड इन लिक्विड लाइन जस्ट बिफोर अ स्ट्रेनर। लिक्विड लाइन में इसको हम सिंपली प्लेस करेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है कि सिलिका जेल है जो कि बेसिकली आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देगी, ठीक है, जो कि सिस्टम में मौजूद है, विच इज डेवलप्ड ओवर द पीरियड ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑन ऑयल। उसके अलावा जो कह लें कि हमारे पास जो फिल्टर है, ठीक है, द फिल्टर एक्ट टू स्ट्रेन आउट एनी पार्टिकल्स दैट मे बी इन द सिस्टम, ठीक है। एनी पार्टिकल कैन प्लग कैपिलरी ट्यूब और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व स्क्रीन्स, ठीक है, सो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। द फिल्टर इज प्लेस्ड एट द इनलेट टू द एक्सपेंशन डिवाइस। उसके बाद हमारे पास रिसीवर है। रिसीवर इज बेसिकली अ स्टोरेज एरिया फॉर रेफ्रिजरेंट। द लिक्विड फॉर्म ऑफ कंडेंसर गोज टू ग्रेविटी, द लिक्विड फ्रॉम कंडेंसर गोज बाय ग्रेविटी टू अ रिसीवर, और इट इज यूज टू टेक केयर ऑफ लोड वेरिएशन, ठीक है। बेसिकली यानी कि अगर आपने मॉड्यूलेट करना है, ठीक है, आपने एक्सपेंशन वाल्व का जो गेट है वो तो आपने क्लोज कर दिया, बट एक्सेस ऑफ अगर रेफ्रिजरेंट वहीं सिस्टम में होगा तो वो तो सिस्टम उसको हॉल्ट कर देगा। सो उसके लिए हम वहाँ रिसीवर यूज कर रहे थे ताकि जितने एक्सपेंशन वाल्व को रिक्वायरमेंट है उतना ही रेफ्रिजरेंट फ्लो करे और बाकी जो है वो स्टोर होता जाए। It also helps the condenser to drain refrigerant freely। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसे होता है, इनफैक्ट वी ऑल्सो occurred one such situation कि आपके पास ओवर द टाइम या फिर कह लें कि अगर आपका सिस्टम वारंटी में भी है, सो देयर इज अ चांस कि आपके पास जो कंडेंसर साइड पे जो ट्यूब्स हैं उनको कुछ नुकसान पहुंच जाए फॉर वट एवर रीजन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो उस केस में अगर आपका वो रेफ्रिजरेंट लीक हो जाता है या आपने कह लें कि वो कंडेंसर साइड पे काम करना है या फिर आपने उसको जो है करेक्ट करना है, सो उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ रेफ्रिजरेंट जब भी हम इंस्टॉल करते हैं ना, भले वो आपका कमर्शियल, इनफैक्ट जो कमर्शियल यूनिट्स हैं उनमें भी रेफ्रिजरेंट प्री चार्ज आ रहा होता है, तो रिसीवर के अंदर वो हम स्टोर करा लेते हैं रेफ्रिजरेंट, या इनिशियली भी रिसीवर के अंदर ही होता है, और जब आपने मॉडिफिकेशन करनी है, जो आपने मेंटेनेंस का काम करना है, वो करने के बाद आप दोबारा सर्किट में फ्लो करा देते हैं। तो इस तरह इस वजह से भी रिसीवर वहाँ यूज होता है। द आउटलेट ट्यूब ऑफ द रिसीवर इंश्योर्स दैट ओनली लिक्विड गोज टू द एक्सपेंशन वाल्व। ओके, उसके बाद जो हम बात करेंगे कंट्रोल्स के बारे में, ठीक है। द कंट्रोल्स आर यूज्ड टू साइकिल द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम ऑन और ऑफ, और टू प्रिंसिपल टाइप, दो बेसिक टाइप्स हैं, या फिर टेम्परेचर एक्चुएटेड या प्रेशर एक्चुएटेड है। अगर मैं टेम्परेचर एक्चुएटेड कंट्रोल की बात करूं, सो टेम्परेचर एक्चुएटेड कंट्रोल इज आल्सो नोन एज थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट बेसिकली आपके पास कोई भी ऐसी डिवाइस है जिससे आप टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, भले वो आपके पास रिमोट कंट्रोल है, भले वो आपके पास वाइड सिस्टम है, ठीक है। जब आप रिमोट कंट्रोल को बेसिकली जब आप टेम्परेचर ऊपर नीचे करते हो तो होता क्या है, इवेपोरेटर साइड पे टेम्परेचर सेंसर है, बेसिकली उसको सिग्नल जाता है और वहां से वो वैल्यू चेंज कर रहा होता है, या फिर वो वाइड भी हो सकता है, जो कि आपको स्लाइड के राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है वो वाइड थर्मोस्टेट है। दो तरह से बेसिकली कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, या तो बल्ब टाइप कोई सेंसिंग एलिमेंट जो है अपने इवेपोरेटर साइड पे लगाया हुआ है, या फिर कोई बायोमेटल टाइप टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट है जो कि टेम्परेचर सेंस करके आगे सिग्नल पास ऑन करे। सो ये दोनों मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रेशर एक्चुएटेड कंट्रोल।
दे आर यूज टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम. इट इज यूज्ड एज सेफ्टी कंट्रोल्स. ठीक है, उनमें लो प्रेशर कट आउट है, हाई प्रेशर कट आउट है या ऑयल फेलियर कट आउट है. सो बेसिकली सिस्टम में अगर प्रेशर डेजिग्नेटेड वैल्यू से कम हो जाए या फिर प्रेशर डेजिग्नेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए या फिर आपके पास जो है ऑयल खत्म हो जाए सिस्टम में, तो उन केसेस में ये प्रेशर एक्चुएटेड कंट्रोल्स यूज होते हैं. अच्छा, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके उससे ऐसे जो है कोर्स बुक में शामिल नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द थर्मल इंसुलेशन. थर्मल इंसुलेशन किसी भी HVAC सिस्टम में बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि थर्मल इंसुलेशन ये वो मटेरियल होते हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है. ठीक है, सो बेसिकली जो आपकी जो भी अगर लेट से हीटिंग सिस्टम है तो उसकी हीट जो सराउंडिंग में पाइप में फ्लो कर रही है, ठीक है, आपके सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट से लेट से, या फिर आपके पास जो कूलिंग सिस्टम है, सो उसकी जो बेसिकली जो कूल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना हो हमने, या फिर आप यूँ समझ लो कि जो हमारा शेल एंड ट्यूब एवेपोरेटर होता है वहाँ भी ये इंसुलेशन की जाती है हमारे पास उसकी, ताकि हीट लॉसेज ना हो. इनमें जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं, जिस तरह आपको जो यहाँ ये फिगर नज़र आ रही है, बेसिकली ये हमारे पास फाइबर ग्लास है. ठीक है, और जो हमारे पास ये है ये बेसिकली एक फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है. ठीक है, बेसिकली ये सो ये यूज़ होती है. ठीक है, इसके अलावा एक और यूज़ होती है जो कि ग्लास वूल है. ग्लास वूल का थोड़ा सा नुकसान ये है कि उसमें बेसिकली जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अगर वर्कर की आंखों में चला जाए तो आंखों को बहुत डैमेज करते हैं. सो इसकी वजह से जो फाइबर ग्लास है रिलेटिवली वो थोड़ी सी इसमें सेफ है. ओके, जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एक आइडियल इंसुलेटिंग मटेरियल, क्योंकि सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, परमानेंस है, स्ट्रेंथ है, वाटर रिपेलेंट, फायर प्रूफ, लाइट वेट, ऑर्डरलेस एंड लो कॉस्ट. सो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें अफेक्ट करती हैं. जो फायर रेजिस्टेंट ये अच्छी खासी महंगी है. ये कुछ टाइप है जी. फ्लेक इंसुलेशन कुछ इस किस्म की होगी आपके पास. ये फाइब्रस इंसुलेशन है. ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मे नॉट बी बॉन्डेड. ठीक है, इसमें ग्लास वूल आ जाता है, रॉक वूल आ जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन यूज होते हैं. उसके बाद ग्रैनुलर इंसुलेशन है. ठीक है, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मॉड्यूल्स दैट कंटेन्स वाइड. ठीक है, स्मॉल पोर्स हैं. उसके बाद जो सेलुलर इंसुलेशन है, कंपोज ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लास, रबर और प्लास्टिक. उसके बाद रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन है, कंपोज ऑफ पैरेलल थिन शीट ऑफ फॉयल हैविंग हाई थर्मल रिफ्लेक्टेंस. अच्छा, यहाँ जो मैंने इंसुलेशन की बात की, यहाँ तो आप देख रहे हो कि वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वहाँ वो ट्रांसपेरेंट शीट लगी है, बट ऐसे एक्चुअल में नहीं होता. ग्लास वूल सिंपल ये जिस तरह का आपको ये ब्राउन सा एक येलोइश सा मटेरियल यूज हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह ही होती है. सो जब ये इंस्टॉल कर लेते हैं हम इसके ऊपर, फिर ये इंसुलेशन करते हैं, रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन करते हैं. ठीक है, और उसके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो ये इंसुलेशन वगैरह कराने के बाद उसके ऊपर ब्लैक पेंट भी कर देते हैं. ठीक है, उसकी एब्जॉर्बिलिटी बढ़ा देते हैं. सो बेसिकली दोनों ये मेथड यूज हो रहे होते हैं. ठीक है, सो आपको यहाँ भी नजर आएगा, बल्कि अगर आप डक्ट वर्क के ऊपर देखोगे जो कि एयर फ्लो के लिए डक्टिंग यूज हो रही होती है, सो उसके ऊपर आप देखोगे तो उसके ऊपर उन्होंने फिर आगे क्लॉथिंग, उसका इसको फाइबर क्लॉथ हम बोलते हैं, वो भी उसके ऊपर उसे रैप करते हैं उसके बाद. अच्छा, उसके बाद हम लास्ट जो हमारा आज के टॉपिक है या फिर लास्ट जो हमने सेक्शन हमने डिस्कस करना था उसकी तरफ आ जाते हैं, विच इज सेफ्टी डिवाइसेस. सबसे पहले जो हमारे पास प्रेशर रिलीफ वाल्व्स आ जाते हैं. प्रेशर रिलीफ वाल्व आर डिजाइंड टू रिलीव द प्रेशर इन द सिस्टम टू द एटमॉस्फेयर और टू द आउटडोर्स थ्रू द वेंट लाइन इन द इवेंट दैट प्रेशर इन द सिस्टम राइजेस टू अनसेफ लेवल फॉर एनी रीजन. बेसिकली करता क्या ये कि अगर आपके पास प्रेशर एक स्पेसिफिक लिमिट से राइज हो गया, सो इवेंट ओपन करेगा और कह लें कि प्रेशर को रिलीज करेगा. ठीक है, जस्ट लाइक ए प्रेशर कुकर. ठीक है, तो बेसिकली ताकि जो आपका सिस्टम है और उनकी क्योंकि डेजिग्नेटेड एक लिमिटेड एक उसकी वैल्यू है कि जहाँ तक वो प्रेशर सस्टेन करेगा, सो ज़्यादा प्रेशर वो बिल्डअप नहीं होने देता. उसके बाद हमारे पास फ्यूजिबल प्लग है. फ्यूजिबल प्लग जो है बेसिकली अगर हमने प्रेशर रिलीफ वाल्व नहीं यूज़ करने से उसकी जगह पे यूज़ होता है. बेसिकली सिंपल क्या है कि आपके पास एक पाइप प्लग है जिसको बेसिकली आपने ड्रिल कर दिया, फिट कर दिया अपने सिस्टम के अंदर. ठीक है, और इसकी जो कहने के जो इसकी एक प्री डिटर्मिनेड इसकी एक वैल्यू है, फिक्स टेम्परेचर है इसका. जैसे ही वो टेम्परेचर विद इन द सिस्टम वो जनरेट होगा जहाँ जिस पॉइंट पे ये लगा हुआ है, तो बेसिकली ये मेल्ट अप हो जाएगा और वहाँ से वॉइड क्रिएट हो जाएगा ताकि आपके पास जो प्रेशर है या बेसिकली वो रिलीज हो जाए. और दैट वुड बी डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑफ द रेफ्रिजरेंट बीइंग यूज्ड इन द सिस्टम. ओके, उसके बाद हमारे पास ऑयल सेफ्टी स्विच है. ऑयल सेफ्टी स्विच बेसिकली है कि अगर आपके पास लार्ज कंप्रेसर जो है
उनके अंदर हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स है उनके अंदर नहीं यूज होता, क्योंकि जितने भी अब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स आ रहे हैं वो बेसिकली ऑयल फ्री मैग्नेटिक लेविटेशन पे काम करते हैं। जो स्क्रू कंप्रेसर्स हैं जो हायर कैपेसिटी के स्पेशली उनमें आज भी यूटिलाइज होता है। इन लार्ज कंप्रेसर्स फोर्स लुब्रिकेशन इज डन फॉर एन ऑयल पंप for which an oil pump is employed. Oil pressure failure control, the control circuit of the refrigerating equipment that stop the compressor in case the pressure of the lubricating oil falls below predetermined. Basically अगर आपके predetermined वैल्यू से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, सो ऑयल सेफ्टी स्विच विल किक इन एंड स्टॉप द सिस्टम, ताकि आपके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के उनको नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद हाई एंड लो प्रेशर कटआउट्स हैं, ठीक है, यूज ऑन द पॉइंट्स ऑफ हाई एंड लो प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई टू द कंप्रेसर मोटर इन केस ऑफ प्रेशराइजिंग और गोइंग डाउन टू फ्रॉम द प्रीसेट वैल्यू, ठीक है। बेसिकली हाई अगर एक डेजिग्नेटेड वैल्यू से वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आपके पास कह लें कंप्रेसर साइड पे, कंडेंसर साइड पे, या फिर आप कह लें कि प्रेशर एक डेजिग्नेटेड वैल्यू से लो हो जाता है, सो वहाँ स्टॉप कर देंगे, सिस्टम को होल्ड कर देंगे और सप्लाई जो है आपके पास जो कंप्रेसर को उसको रोक देंगे, ताकि जो है आपके कंप्रेसर को नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद जो है मोटर ओवरलोड स्विचेस हैं। मोटर ओवरलोड स्विच क्या कहता है कि बेसिकली दैट शट्स ऑफ द पावर सप्लाई टू द मोटर ऑफ द कंप्रेसर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग्स इज टू एक्सीड द सेफ वैल्यू, दस प्रिवेंटिंग फ्रॉम बर्नआउट्स, ठीक है। बेसिकली इसका यही फंक्शन होता है कि आपके पास जो मोटर है उसको जो है एक डेजिग्नेटेड वैल्यू से वो ज़्यादा उसको हीटअप ना होने दे, ठीक है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, बेसिकली जो हमारी एक ऑपरेटिंग कंडीशन होता है एक रेफ्रिजरेंट का, यानी कि अगर एक सिस्टम चल रहा है तो बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट क्या कह लें कि जो कंप्रेसर का जो टेम्परेचर होगा डैट इज इन बिटवीन 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, और इसको जो हम कट ऑफ रखते हैं ना वो भी हम इतना नज़दीक नहीं रखते, वो नॉर्मली 120 डिग्री सेल्सियस तक की ऑपरेटिंग कंडीशन में जाता है कंप्रेसर। कुछ हायर 120 हैं, वरना कुछ जो है मेरे ख्याल में 90 डिग्री तक ही जाती है, कुछ ही इसकी रेंज है। सो यहाँ जो है हमारे लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। इफ देयर इज एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क, ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर दोस एज वेल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।